नमस्कार। मैं डॉक्टर धर्मवीर गुर्जर, सहायक आचार्य भूगोल विभाग, MSJ कॉलेज भरतपुर। आज हम यहाँ पर जो राजस्थान का भूगोल विषय से जो प्रमुख जो बिंदु है, जो कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, राजस्थान की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है, जीवन यापन का प्रमुख आधार है पशुपालन। तो पशुपालन जो जैसे पूर्व के वीडियो में हमने बताया कि पशुपालन कितना यहाँ राजस्थान में पालन किया जाता है, कौन कौन सी पशु की जो प्रजाति हैं, नस्लें हैं वो पाई जाती हैं, और प्रत्येक अलग अलग जो पशु हैं उनकी कौन कौन सी नस्लें हैं, कौन सी नस्लों की क्या विशेषता है, उससे संबंधित हम पहले वाले जो हमारे पूर्व के वीडियो हैं उनमें हम इसका अध्ययन कर चुके हैं, हम इसको पढ़ चुके हैं। तो अभी हम बात करेंगे कि राजस्थान में जो पशुपालन के विकास के लिए जो कार्य किए गए हैं, चाहे वो स्वयं के द्वारा, कृषक के द्वारा, या फिर यूँ कहें कि हमारी सरकार के द्वारा, या सरकारी जो नीतियां हैं उनके द्वारा, है ना, या चाहे स्वयं सेवक सहायता यानी कि NGO के माध्यम से, इत्यादि इत्यादि। चूँकि जैसे राजस्थान भारत का सबसे वृहद राज्य है, यहाँ की जो भौगोलिक परिस्थिति है वो थोड़ी सी तुलनात्मक रूप से अन्य राज्यों की कठोर है। मरुस्थल बहुत मात्रा में, लगभग 60% मात्रा, 60-61% प्रतिशत मरुस्थल पाया जाता है। वर्षा का अभाव है। तो यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है उसका मूल आधार यहाँ के पशुपालन है। प्रदेश की जो विशाल बहुमूल्य जो पशु संपदा है उसमें जो सबसे पहला जो प्रयास था वो था 1957 में पशुपालन विभाग यानी कि एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट की स्थापना करना। उसके पश्चात 1963-64 में भेड़ और ऊन विभाग, है ना, दोनों का विलय कर पशुपालन व डेयरी विकास विभाग की स्थापना की गई। अब जैसे 1963-64 में भेड़ व ऊन विभाग और 2000-2001 में जो 1957 में पशुपालन विभाग था वो, और भेड़ और ऊन विकास दोनों को मिला के जो पशुपालन व डेयरी विकास विभाग की स्थापना की। अब इन विभागों में कौन कौन से विकास कार्य किए गए हैं? सबसे पहले बात ये है कि जैसे ये जो पशुपालन और डेयरी विभाग की स्थापना है, इसका जो हेडक्वार्टर है वह जयपुर है, और इसमें पहला काम चिकित्सा सुविधाएं, क्योंकि राजस्थान की जो अधिकांश जनसंख्या है वो गाँव में निवास करती है। गाँव में निवास के साथ साथ ही वहाँ पे कृषि के साथ साथ ये पशुपालन है, ये वहाँ का मुख्य व्यवसाय है। अब पशुपालन जो मुख्य व्यवसाय है तो उस व्यवसाय के कारण वहाँ पे विभिन्न प्रकार की, जैसे पशुओं में रोग, विभिन्न समय समय पर उनकी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो इससे से निजात दिलाने के लिए चिकित्सा सुविधा सर्वप्रथम बनाई, क्योंकि वर्तमान में जैसे हम देखते हैं 1448 पशु चिकित्सालय, 13 पॉलिटेक्निकल कॉलेज हैं, 285 डिस्पेंसरियाँ हैं, चाहे पशुपालन स्वास्थ्य केंद्र हों, जिला स्तरीय रोग निदान प्रयोगशालाएँ हों, जैविक इकाई इत्यादि हों। तो इनमें जैसे चाहे भले ही जो प्रादेशिक पशु चिकित्सा जैविक इकाई जामडोली जयपुर में और इनकी स्थापनाएं की गई। वर्तमान में राज्य में 114,265 गोवंश इकाइयों का एक पशु चिकित्सा संस्थान भी कार्य कर रहा है। अब चिकित्सा सुविधा जब हो गई तो उसके लिए प्रशिक्षण भी जरूरी है, तो इसलिए उनको प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना की गई। प्रशिक्षण केंद्रों की जो स्थापना में जैसे सबसे पहले जैसे जामडोली जयपुर में राजस्थान राज्य पशुधन प्रबंधन व प्रशिक्षण संस्थान कार्यरत है, ये एक निजी क्षेत्र में काम कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि जो उससे संबंधित हैं, पशुपालन से संबंधित हैं, पशु की जो चिकित्सा है, उनकी जो समस्याएं हैं, उनके जो रोग हैं, दूध कैसे बढ़े, उनको कौन से चारा दिया जाए, इनकी सबकी वहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है। तृतीय में पशु पोषाहार संस्थान, यानी कि पशु पालनों जो समस्या हैं कि कौन सा पशु आहार किस पशु को कितना मात्रा में दिया जाए, सस्ता कैसे हो, संतुलित कैसे हो, ताकि उसमें, तो इसके लिए जामडोली में 1991 में पशु आहार संस्था की स्थापना की गई। राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड की स्थापना, जो कि संसाधनों का पूर्ण दोहन
उनका संवर्धन या विकास, पशुपालनों के आर्थिक स्थिति में वृद्धि हेतु बोर्ड का गठन 1998 में किया गया। राजस्थान गोवंश रक्षा आयोग जयपुर में गाय भैंस की नस्ल सुधार हेतु राष्ट्रीय गाय भैंस प्रजनन की परियोजनाओं को, इसी तरीके से विकास कार्यक्रम हो, ठीक है ना। विकास कार्यक्रम जैसे एडमास योजना है जो कि बहुत ही प्रसिद्ध योजना है। ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा गाय और भैंस वंश के जो रोगों की पहचान और उसका निदान करने के लिए एडमास योजना शुरू करी गई थी, है ना। फिर यूरिया उपचार योजना, अकाल के समय पशुओं से जो है ना, उसमें यूरिया का वो करना चाहिए, थोड़ा सा ध्यान देना ज़रूरी बहुत। तो इस प्रकार से इनमें इसके साथ साथ ही जब देखते हैं हम कि जैसे गोपाल योजना में जैसे 2 अक्टूबर 1990 से राजस्थान में ये शुरू की गई थी। इसके बाद में इसमें जैसे पशुओं के जो मेले हैं, जो गोपालन योजना में, तो मूल रूप से क्या है कि जैसे 10 ज़िले थे, 10 ज़िलों में जो पशुओं की जो कृषकों की भागीदारी और वो पशु पालन से संबंधित मेलों में उन्नत किस्म के पशुओं को लेके जाएं, वहाँ से उन्नत किस्म के पशु खरीद के लाएं, है ना। इसमें नस्ल में सुधार होगा, एक जगह से दूसरी जगह के लिए उन्नत नस्ल के जो पशुओं प्रजनन के लिए लेके जाएं या प्रजनन के लिए वहाँ से लेकर आएँ, इसमें आदान प्रदान होगा जिससे पशुओं की जो नस्ल है वो सुधर पाएगी। तो गोपालन योजना का उद्देश्य यही है कि ग्रामीण कृषकों की जो भागीदारी थी वो पशुपालन नस्ल सुधार में भी बढ़ाई जाए। साथ ही कामधेनु योजना मूल रूप से गौशालाओं का उन्नत गौशालाएँ जो हैं उनमें उन्नत नस्ल की जैसे थारपारकर, राठी, गिर, कांकरेज नस्ल के पशुओं की कई तकनीकी पर आधारित प्रजनन कार्य स्थापित किए गए हैं। फिर बकरी विकास एवं चारा उत्पादन परियोजनाएं जैसे अजमेर ज़िले में रामसर में, जो कि स्विट्ज़रलैंड की सहायता से। तो यहाँ पे क्या है कि जो बकरी है उसकी नस्ल के सुधार के साथ साथ ही उनमें उन्नत किस्म की जो नस्लें होंगी उससे दूध किस तरह हो, दूध की मात्रा का, वो चमड़े के लिए, वो मीट के लिए, मांस के लिए, है ना, वह अन्य जो साज सज्जा हैं उसके जैसे खुर और उसके सींग है उनका उपयोग कहाँ हो। तो इस प्रकार जो पशुपालन है उनसे उनका विकास किया गया, जो कि एक रामसर में स्विट्ज़रलैंड की एक विदेशी सहायता से बकरी विकास चारा का उत्पाद परियोजना है। फिर शुकर विकास कार्यक्रम, ये अलवर और भरतपुर जिलों में शुकर पालकों को लाभान्वित करने हेतु प्रजनन फार्म बनाए गए हैं जिसमें कि यहाँ देश विदेश में शुकरों को भेजा जाए। वर्ष 2006-07 में 3 बीमा योजना कामधेनु, गोरक्षक और गोपाल शुरू की। पशुपालन उन्मूलन योजनाओं के माध्यम से जो पशुओं में संक्रमण रोग हैं उन रोगों में जैसे 1958-59 में केंद्र सरकार के सहयोग से शुरू किया गया था कि जैसे मान लो पशुओं में खुरपका, मुँह पका, है ना, इत्यादि जो से कोई शरीर पे घाव हो जाता है, तो ये ऐसे पशु हैं जो कि उन पशुओं का जो रोग है जिनको रोकने के लिए पशुपालन उन्मूलन योजनाएं शुरू की। पशु चिकित्सा महाविद्यालय जैसे बीकानेर, तो इसमें पशुपालन से संबंधित जितने भी जो रोग हैं, जितने भी उनके उन्मूलन हैं, डेयरी है, उससे संबंधित जो अध्यापन करवाया जाता है। पशु रोग नियंत्रण योजनाएं एस्केड जैसे 75-25 की जो भागीदारी है, 75% केंद्र सरकार की, 25% राज्य सरकार। कवच योजना, अविकापल जीवन एक योजना, जनश्री योजना के अंतर्गत इत्यादि आदि। तो ये जो योजनाएं, कड़कनाथ योजना आदिवासियों की तकदीर संवारने और जनजाति अंचलों की तस्वीर बदलने के लिए कुक्कुट पालन की दृष्टि से बांसवाड़ा जिले में कड़कनाथ योजना प्रारंभ। कड़कनाथ मुर्गी पालन और रेशम की योजनाएं हैं। इस प्रकार जैसे हम जब देखते हैं कि जो पशुपालन है, जो भी उनके विकास कार्य हैं, वर्तमान में जैसे कृषक कलेवा है, कृषक कलेवा के साथ जो नस्लें हैं गायों की, उन गायों की नस्लें विदेशी नस्लों को लाके और यहाँ पे हाइब्रिड रूप से प्रजनन कार्य करवा के और नस्ल सुधार के विभिन्न केंद्र हैं। जैसे मान लीजिए भेड़ और विकास जो मालपुरा, अविका नंबगर मालपुरा टोंक जिले के अंदर है, एक राष्ट्रीय स्तर की संस्था है। फतेहपुर शेखावाटी में वो एक राष्ट्रीय स्तर की संस्था है, इसमें बकरी और भेड़ उन्मूलन के कार्य किए जाते हैं। तो जैसे देसी और विदेशी साथ ही जो कुक्कुट हैं तो उनमें भी इसका विकास किया जा रहा है। लेकिन अब जब हम देखते हैं कि इस पर विशेष बल क्यों दिया जाना चाहिए,
विशेष बल इसीलिए दिया जाना चाहिए कि राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था है वह कृषि बेस्ड इकोनॉमिक है, एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमिक होने के कारण राजस्थान में हम देखते हैं कि जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे कृषि कार्यों के साथ साथ में फसलें उत्पादन करने के साथ साथ में पशुपालन पे भी विशेष बल दिया जाता है या जोर दिया जाता है या ध्यान दिया जाता है। वो भी इतना ही महत्वपूर्ण है क्योंकि कृषि कार्य के लिए भी पशु का उपयोग होता है। कृषि के सामान को ढोना लाना और ले जाने के लिए भी पशुओं का उत्पादन किया जाता है। पशुपालन करके उसे दूध उत्पादन किया जाता है। पशुपालन से उसके मांस, चमड़ा और उससे सींग और खुर से अन्य सामग्रियां बनाई जाती हैं जो बहुत महंगी बिकती हैं। साथ ही उससे घी, दूध से घी, मक्खन होता है जो पाया जाता है। तो इस तरीके से जो विभिन्न प्रकार की योजनाएं जो हैं, तो ये सब चीज़ों का योजनाओं का जो है वह उपयोग किया जाता है। तो अब हम जब ये देखते हैं कि जैसे मान लीजिए इसका विकास हुआ पशुपालन उत्पादन से, तो पशुपालन में जैसे जो अनेक प्रकार के जैसे गाँव में कुछ जैसे रोग हो जाते हैं, तो ना जैसे ऊँट का जो सर्रा रोग है ना, तो जैसे खुरपका और मुँह पका रोग है। तो ऐसे रोगों में कृषक क्या होता है कि वो इतना पढ़ा लिखा नहीं होता है, उसे सुविधाओं का अभाव होता है, तो वो क्या करता है कि वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है। और इस पहुँच के नहीं कारण ही वहाँ की जो सरकारें हैं, वहाँ के जो जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वहाँ की जो चिकित्सा सेवाएं हैं इत्यादि पर ध्यान दिया जाना चाहिए, है।